बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स में उमज़र शफीक। तो जनाब पाकिस्तान चैंपियन कप जिसका फाइनल आज स्टैलियंस वर्सेस मारखौर के दरमियान पिंडी स्टेडियम में हो रहा है। 170 पर स्टैलियंस के 4 आउट है, 19वां ओवर लग रहा है और ये कांटे का मुकाबला है। और यही वो डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स हैं जहां से खिलाड़ी उभर कर मजीद परफॉर्म कर ऊपर आते हैं। हमने देखा कि बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको बाकी जगह परफॉर्म करने का मौका नहीं मिला, लेकिन इस तरह के इवेंट जो है वो अपना लोहा मनवा कर यहां से फिर वो नेशनल टीम के लिए जो है उम्मीदें उनकी बहाल होती हैं और वो सेलेक्टर्स की नजरों में आते हैं। इसके साथ साथ हमने थोड़ी सी बात करनी है इस यहां पर टॉप परफॉर्मर कौन रहा, टॉप विकेट टेकर कौन रहा। मोहम्मद हारिस और इमामुल हक की परफॉर्मेंस पर अगर देखा जाए तो कदरे बेहतरीन दिखाई दी हमें, और हमने देखा कि हारिस जिस पर बड़े सवालात उठ रहे थे वो जनाब कप्तानी भी कर रहे हैं और परफॉर्म भी अच्छा खासा कर रहे हैं। इसके साथ साथ जनाब कल बॉक्सिंग डे पे पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका पहला टेस्ट मैच है। देखना यह कि अभी शान मसूद से मैच से कबल जब गुफ्तगू हो रही थी अभी प्री सेशन में नेट सेशन में, तो उन्होंने कहा कि ना अभी मैंने प्लेइंग 11 फाइनल नहीं की, अभी देखता हूं इसमें कंडीशंस के अकॉर्डिंग, वेदर के अकॉर्डिंग, क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है और इस सारी सूरत हाल पर बात करनी। इसके साथ साथ चैंपियन ट्रॉफी का कल शेड्यूल अनाउंस हो गया है, उस पर क्या अपडेट्स हैं, कजाफी स्टेडियम और नेशनल स्टेडियम की क्या अपडेट्स हैं, पिंडी में तो इस वक्त ये मैच चल रहा है, सारी सूरत पर बात करेंगे। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ हमें आकिब कुरैशी ने ज्वाइन किया और अहमद सईद भी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू जी। अच्छा अहमद सईद साहब, आपसे आगाज कर लेते हैं। चैंपियंस कप T20 मैच चल रहा है, हमने देखा कि बहुत सी अच्छी परफॉर्मेंसेज भी हमारे सामने रही। अब ये टॉप 2 टीम्स हैं जिनका फाइनल आज इस वक्त जारी है। लायंस को हमने देखा कि पूरा टूर्नामेंट बहुत अच्छा खेला, लेकिन एंड पर आकर चौक कर गए और वहां पर जो सूरत हाल है, लेकिन अब जो है 177 for 4, 19th ओवर चल रहा है, क्या देख रहे हैं? जी, आप जिस दौरान सवाल आप कंस्ट्रक्ट कर रहे थे उस दौरान यासिर खान जो है उन्होंने दूसरी सेंचुरी स्कोर कर दी है इस टूर्नामेंट की। इससे पहले हुसैन तलत ने इस टूर्नामेंट की वाइड सेंचुरी स्कोर की थी। सबसे पहले तो हमें यकीन इस इनिंग्स की दाद देना होगा जो उन्हें आज फाइनल में आकर खेली है। स्टैलियंस की टीम टूर्नामेंट के आगाज़ में थोड़ी सी शेकी नज़र आई, इब्तदा में उनको बहुत अच्छे आगाज़ नहीं मिले, लेकिन जिस तरह से उन्हें कम बैक किया और एक आउटराइट डोमिनेंट उन्होंने शो की, जो सेकेंड पार्ट था इन मैचेस का, ख़ास तौर पर आखिरी 4 मैचेस के अंदर, उनमें उनके कप्तान मोहम्मद हारिस के भी परफॉर्मेंस जो है वो शानदार रही। शुएब मलिक खुद अच्छा खेलते रहे, उस्मान तारिक ने बहुत शानदार बॉलिंग की और आज वो टीम जो है फाइनल में उस टीम के मद्दे मुकाबिल है जो मारखौर की सबसे ज़्यादा कॉम्पैक्ट और सबसे ज़्यादा यूँ कह लीजिए कि बैलेंस टीम नज़र आती है ऑन शीट पेपर के ऊपर। तो यकीनन एक अच्छा फाइनल होने जा रहा है और ये एक अच्छा टोटल है जो अब तक स्टैलियंस की टीम ने जो है वो अभी 2 गेंदें बाकी हैं इस इनिंग्स को ख़त्म होने में, तो यकीनन 180 + 190 तक जो है वो इस टारगेट को लेकर जाने में कामयाब हो जाएंगे। और यूएमटी मारखौर्स के लिए ये टारगेट चेज करना इतना आसान नहीं होगा। इसमें मारखौर्स की जानिब से भी अगर हम देखें तो मारखौर्स की टीम एक ऐसी टीम है कि जिसकी ओपनिंग जोड़ी ख्वाजा नाफे और फ़खर जमान, उन्होंने बहुत ज़्यादा इंपैक्ट डाला है इस टूर्नामेंट के अंदर। और अगर इस रन चेस के अंदर स्टैलियंस की टीम उनकी अर्ली विकेट हासिल करने में कामयाब हो जाती है दूसरी इनिंग में, तो यकीनन ये मुश्किल हो जाएगा मारखौर्स के लिए। अब तक का जो फाइनल मैच है ये एक बहुत अच्छा कांटे का मुकाबला हो रहा है और इस तरह के मुकाबले ही जो है वो एक्सपेक्ट किए जाने चाहिए इनिंग्स के अंदर। और जिस तरह से आपने मुझे गुफ्तगू के दौरान बताया, अब आपकी गुफ्तगू के दौरान जनाब उन सेंचुरी करने के बाद मेरा ख्याल ये आउट हो गया और ये कैच बिल्कुल हो गया, यासिर खान जो है वो आउट हो गए, लेकिन सेंचुरी कर ली है। बेहतरीन कारकर्दगी रही फाइनल मैच में, 100 स्कोर करना और 57 बॉल्स पर अपने आप को मनवाया है। अच्छा आकिब, इस पूरे टूर्नामेंट में डेफिनेटली आप यहाँ पर कजाफी में मौजूद थे, बहुत से कोचेस से बातें हुई होंगी, इस टूर्नामेंट को लेके बहुत सी प्रेस ब्रीफिंग हुई होंगी। फिटनेस पे मैं बात करना चाह रहा हूँ कि हमने देखा कि इस पूरे टूर्नामेंट में बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो रन आउट हुए हैं और अभी देखें ना, शुएब मलिक साहब आ गए माशाल्लाह, फिटेस्ट ट्रेन क्रिकेटर हैं, मेंटोर भी हैं ऑस्ट्रेलियंस के। तो हमने देखा रन आउट हुए, इफ्तिखार रन आउट हुए, इमामुल हक कई दफ़ा रन आउट हुए। तो फिटनेस पे कोई मसाइल पे कोई बात हुई है? देखें, फिटनेस से पहले मैं अभी जो है प्लेइंग 11 देख रहा था, तो स्टैलियंस की प्लेइंग 11 देख के मुझे हैरानी भी हुई, परेशानी भी हुई कि इन्होंने तमाम वो लड़के खिला दिए हैं जो इंटरनेशनल प्लेइंग 11 का हिस्सा है। हारिस रऊफ इसमें है, इब्रार अहमद इसमें है, शुएब मलिक खुद इसमें है, मोहम्मद अली, उस्मान तारिक, तो बड़ी बॉलिंग लाइनअप है। फिटनेस के हवाले से जो आपने बात की, ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पहला जो इस वक्त कंसर्न है वो सिर्फ फिटनेस है। जब हम क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल से बात करते हैं, जब हम नेशनल क्रिकेट अकेडमी में जाते हैं, तो वहाँ पर खिलाड़ियों की जो स्किल्स लेवल पे काम कम हो रहा होता है, फिटनेस लेवल पे काम ज़्यादा हो रहा होता है। क्योंकि अब फिटनेस आपको पता है हम सबको कि बकौल पीसीबी के फ़खर ज़मान का फिटनेस इशूज़ है, हालांकि फ़खर ज़मान का कोई फिटनेस इशू नहीं है। उसका जो इशू है वो पूरी दुनिया को पता है, उसका एक ही इशू है, वो है जी ऊपर वाले बंदे के साथ। तो फ़खर ज़मान इस वक्त टॉक इन द टाउन है। इस चैंपियंस कप से ज़्यादा अगर मैं आपको फील्ड वाले मामला बताऊँ जो ऑफिशियल्स में बात होती है, चैंपियंस कप से ज़्यादा जो है फ़खर ज़मान टॉक इन द टाउन है कि फ़खर ज़मान को क्यों नहीं लाया जा रहा। उनकी जो फिटनेस के हवाले से बातचीत हो रही थी, हम सब ने देखा कि पहले मैच में उन्होंने वो कैच पकड़ के दिखा दिया
कि जो इतने फिट प्लेयर भी नहीं पकड़ के दिखा सकते। फिर उन्होंने जिस तरह की बैटिंग की वो भी उन्होंने बता दिया। तो ओवरऑल जो फ़खर ज़मान की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। ख्वाजा नाफे जो है यंग सेंसेशन है, हमें याद है कोयटा ग्लैडिएटर्स के जब PSL में इन्होंने कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से खेलते हुए बड़ी शानदार एक इनिंग खेली थी, लेकिन उसके बाद अनफॉर्चुनेटली इनका डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। वहाँ से जो है परफॉर्म नहीं वैसा कर पाए। शायद वो उनका ख्याल था कि मैं अभी भी ट्विटर से टिकटॉक से जो है वहाँ से 1-2 शॉट्स मार के वहाँ से टीम के लिए सिलेक्ट हो जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक दफ़ा फिर प्रूव किया कि वो टैलेंट रखते हैं, लेकिन इस टैलेंट को अब उन्होंने खुद नॉरिश करना है। अगर वो सोचेंगे कि मुझे कोचिस पकड़ लें या कोई बंदा नॉरिश करे तो ऐसा कुछ नहीं होगा, उनको खुद पकड़ना पड़ेगा। तो फिटनेस ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इन प्लेयर्स का अगर हो ना हो तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तो पहला पॉइंट है। अभी ये देखें, ये लाइव चल रहा है, ये शॉट का जरा मजा लेना, किस तरह का शॉट, क्या कमाल शॉट शोएब मलिक की जानिब से खेला गया। और लगता है कि ये 1995 में इनका कहीं डेब्यू हुआ है। बहुत से ऐसे इनके टीममेट्स होंगे जब वो पैदा भी नहीं होंगे। मैं सही साहब, शोएब मलिक का डेब्यू जो है 1999 में हुआ था और अपने उस मैच में 11वें नंबर पर बैटिंग करने के लिए आए थे। श्रीलंका के अगेंस्ट इनका ये हुआ था डेब्यू। शोएब मलिक जो है ये टीम में ऑफ स्पिनर के तौर पर शामिल होते हैं, लेकिन जिस तरह से फिटनेस की बात आकिब ने की, शोएब मलिक उन खिलाड़ियों में शुमार होते हैं जिन्होंने अपनी फिटनेस जो है वो मेंटेन रखी। वो कभी फिटनेस की वजह से आई गेस टीम से बाहर नहीं हुए होंगे। 24-25 साल का उनका एक तवील करियर है, तो यकीनन ये एक काबिल रश बल्कि काबिल तकलीद बात है जो शोएब मलिक ने स्टैंडर्ड सेट किया है फील्डिंग के हवाले से। रन आउट की आप लोग बात कर रहे थे, मैं अगर डेटा यहाँ पर आपके सामने शेयर कर दूँ रन आउट्स का, तो फाइनल से पहले खेले गए 20 मैचेस में 26 मरतबा ऐसा हुआ कि 2 बल्लेबाज जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग और कन्फ्यूजन का शिकार हुए, और 26 मरतबा जो है वो जो रन आउट हुए इस टूर्नामेंट में, उनमें सबसे ज़्यादा डॉल्फिन्स के प्लेयर थे जो 7 मरतबा रन आउट हुए। जो टीमें आपको फाइनल में इस वक्त बदे मुकाबले नजर आ रही हैं, स्टैलियंस और मार्क हॉर्स की, उन टीमों के साथ 6-6 मरतबा ऐसा हुआ है कि उनके खिलाड़ी रन आउट हुए हैं। इफ्तिखार अहमद का आपने तज़किरा किया, इफ्तिखार अहमद ने इस टूर्नामेंट के अंदर एक ऐसी रविश इख्तियार की कि वो 3 लगातार मैचेस के अंदर जो है वो रन आउट हुए, और इमामुल हक हैं, फ़हीम अशरफ हैं, और उसके अलावा ख्वाजा नाफे हैं, ये 2-2 मरतबा रन आउट हुए हैं। तो रन आउट होने की जो मिकदार है वो काफ़ी ज़्यादा है। इफ्तिखार अहमद पे ना मेरे ख्याल कुछ जादू हुआ था जिसकी वजह से ना वो रन आउट हुए हैं, क्योंकि इस तरह का स्टेटमेंट भी सामने है। चाहे जी हाँ बिल्कुल वो चूँकि उनके ऊपर जादू हुआ है जो उनके ख्याल में लोग उनसे हसद करते हैं कि वो इतने मुस्तकिल जवान कैसे रह रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि इस वजह से जो है वो किसी की नज़र लगी है इफ्तिखार अहमद का। लेकिन इफ्तिखार अहमद ने इस टूर्नामेंट में जो बॉलिंग करवाई है वो बहुत शानदार है उनकी बैटिंग के साथ साथ। अच्छा अहमद सईद साहब, पहले जरा इमामुल हक के थोड़े से स्टैट्स शेयर कर दें, फिर हम आगे की तरफ आते हैं कि क्या हेडक्वार्टर में इमामुल हक को लेकर कोई बात हो रही है, क्योंकि कहा जाता था कि इन्होंने इंटेंट शो नहीं किया। हालांकि ODI में 50+ की एवरेज से उन्होंने खेला है, ओवरऑल क्रिकेट खेली है, लेकिन वो कहते हैं कि इंटेंट शो नहीं किया। टफ कंडीशंस में भी परफॉर्म किया लेकिन इंटेंट शो नहीं किया। तो इसमें 9 मैचेस खेले हैं अब तक इस टूर्नामेंट के अंदर, 256 रन उन्होंने स्कोर की हैं, 136 का उनका स्ट्राइक रेट रहा और 32 की उनकी बैटिंग एवरेज है। 2 बार उन्होंने 50 भी स्कोर की। तो अगर आप स्टैट्स देखें तो इमामुल हक का जो स्ट्राइक रेट है वो हमारी नेशनल टीम के भी 5-6 प्लेयर थे जिनसे ज़्यादा है। तो इंटेंट का मतलब आई डोंट नो क्या होता है, अगर स्ट्राइक रेट और ये जो एवरेजेस हैं T20 के अंदर, कंसिस्टेंसी है, ये मैटर नहीं करती, तो आई डोंट नो कौन सा मतलब है इंटेंट। तो इस वक्त ना जांदाद खान भी शो कर रहे हैं। आकिब, क्या हेडक्वार्टर में ऐसी कोई बात होती है इमाम को लेकर, क्योंकि एक डायरेक्टर ऐसे आए उन्होंने कहा कि इंटेंट शो नहीं किया इसलिए? देखें, इंटेंट वाला ये जो है ना बड़ी महदूद किस्म की सोच है, कुछ लोगों की सोच है जो कि नहीं होनी चाहिए। मेरा ख्याल है शोएब मलिक के बारे में जो आपने भी बात की तो मुझे एक मुहावरा याद आ गया। वो कहते हैं कि दर्जी जब तक जिएगा तब तक सिएगा। तो शोएब मलिक जब तक फिट रहेगा तब तक खेलेगा, जिस तरह की वो अभी तक भी खेल रहे हैं। तो इमामुल हक ऑब्वियसली अगर मैं देखें, अगर मुझसे आप पर्सनली पूछें तो मैं उनको इस साउथ अफ्रीका के टूर में लाजमी सिलेक्ट करता, इवन वनडे में भी उनको सिलेक्ट करता। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, जब गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट में वो प्रैक्टिस के लिए आए थे तो 3 घंटे मुसलसल वो और बाबर आजम दोनों ने प्रैक्टिस की थी अगेंस्ट अरशद इकबाल एंड नसीम शाह। तो 3 घंटे मैंने उनकी मुसलसल प्रैक्टिस देखी थी। और मैं एक दफ़ा दोबारा यहाँ पर रिपीट कर दूँ कि बाबर आजम से ज़्यादा बॉल को मिडल इमामुल हक कर रहे थे नसीम शाह की गेंदों पर। तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद इमामुल हक को जो है साउथ अफ्रीका के टूर में शामिल किया जाएगा, और करना भी चाहिए था यकीनन, जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंसेस हैं स्पेशली वनडे में और टेस्ट मैच क्रिकेट में। और उसके बाद जिस तरह अब्दुल्ला शफीक की परफॉर्मेंस डाउनफॉल है, तो मेरा ख्याल है कोई जवाब नहीं बनता उनको ड्रॉप करने का। अब ये सिलेक्शन कमेटी बता सकती है, आकिब जवेद साहब बता सकते हैं जो कि हेड कोच भी हैं, सिलेक्शन कमेटी में के रुकन भी हैं, उनके साथ जो दूसरे मेंबरान भी हैं, कि क्या सोच के उन्होंने, क्या डाटा देख के या क्या जो है स्टैट्स देख के इमामुल हक को ड्रॉप किया, क्या सोच है उनकी। ऑब्वियसली क्रिकेट बोर्ड में कहीं ना कहीं जाके इमामुल हक के बारे में बातचीत तो हो ही होगी कि इमामुल हक को जो है वो टीम में शामिल करना चाहिए, स्पेशली जिस तरह की उनकी रीसेंट परफॉर्मेंस है। लेकिन
ये मुझे मतलब मैं बताऊं, अगर ये पॉइंट वही बता सकते हैं या जवाब वही बता सकते हैं कि उनको क्यों ड्रॉप किया। अच्छा जी, इस पर भी आप कमेंट कर देना। 200 का टारगेट है पूरा, 199 फॉर 5, 20 ओवर्स मुकम्मल हो गए हैं। अब अगर प्रीवियसली रिकॉर्ड देखा जाए अहमद सईद साहब इन दोनों टीम्स का, तो किसने कितना चेज किया हुआ है और किसकी बैटिंग की डेप्थ जो है वो ज्यादा, इसका तो हमने देख लिया ना कि जहां दाद को 2-4 छठे नंबर पर भेज दिया गया ऊपर, इसका मतलब ये है कि कुछ जादाद में उन्होंने देखा है। जी हाँ, इसमें देखें कि कल जो फ़खर जमान ने मैच के बाद बात की है, उन्होंने भी ये कहा है कि हम जो है वो हिसाब बराबर करना चाहते हैं स्टैलियंस के साथ। और जिस तरह की बैटिंग डेप्थ है यूएमटी मार्क हॉर्स की, मेरा ख्याल है कि ये जो 200 रन का टोटल उन्हें अपने सामने उनके खड़ा हो गया है, इसको हासिल करने में बहुत ज़्यादा मसला इसलिए नहीं होना चाहिए कि इनका जो चंक्स ऑफ रन जो इस टूर्नामेंट के अंदर स्कोर हुए हैं वो टॉप ऑर्डर ने ज़्यादा स्कोर किए। और टॉप ऑर्डर जो है वो जब चलता है जिस मैच के अंदर, और ख्वाजा नाफे और फ़खर जमान जिस तरह के एक्सप्लोसिव बैट्समैन है, अगर ये क्रीज पर खड़े हो जाते हैं और 10-12 ओवर ही खेल जाते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये 200 का हदफ भी हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। तो मैं अभी भी ये मतलब अगर आप मेरे से प्रेडिक्शन पूछें तो मेरा ख्याल है कि मार्क हॉर्स की टीम इस हदफ को हासिल कर लेगी। आकिब, आपका क्या ख्याल है? देखें ऑन पेपर देखें, ऑब्वियसली जिस तरह ख्वाजा नाफे और फ़खर जमान की बल्ला चल रहा है उनका, तो रन्स उनके रुक नहीं पा रहे, लेकिन उनको ये जो है एज जो है उनके खिलाफ भी जा सकता है, क्योंकि टॉप ऑर्डर उनका सिर्फ परफॉर्म कर रहा है। अगर तो ऊपर से कोई आउट हो गया, और जिसने स्टैलियंस की आज बॉलिंग है जिसमें मोहम्मद अली हैं, उस्मान तारिक हैं, हारिस रऊफ हैं, इब्रार अहमद हैं, जहादात खान हैं, तो 5 जो आपके स्पेशलिस्ट बॉलर हैं जिन्होंने 20 ओवर्स करने हैं, तो वो तमाम प्लेयर्स इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं, उनको एक्सपोजर अच्छे किस्म का है। तो मुझे लगता है कि एक टफ मैच होगा, लेट्स सी कौन जीतता है। अच्छा अहमद सईद साहब, यूजुअली जिस तरह से पिंडी का विकेट बिहेव करता है सेम वैसा ही है या फिर इसमें कोई तब्दीली फाइनल के लिए कुछ की गई? देखें, जिन स्टैट्स से हम वाकिफ हैं वो पीएसएल के स्टैट्स हैं। पीएसएल जो होती है वो फरवरी और मार्च के महीने में यूजुअल होती है। दिसंबर के महीने में आमतौर पर ऐसा होता है इस टूर्नामेंट में, अगर आपको याद हो जो शुरू के मैचेस हुए हैं वो लो स्कोरिंग मैचेस हुए। अब तक सिर्फ 2 मरतबा ऐसा हुआ है कि 200 रन का हिस्सा जो है वो अबूर हुआ है। 21 मैचेस के अंदर तकरीबन 42 इनिंग्स जो है अब तक हो चुकी हैं। तो इस मौसम के अंदर, दिसंबर के महीने के अंदर थोड़ा सा इसका बिहेवियर डिफरेंट तो है, लेकिन जिस तरह पिच खेलती जाती है, जिस तरह से गेम आगे बढ़ती है, उस तरह से पिच इंप्रूव होती है। यहाँ पर सीमर्स को हेल्प मिलती है दिसंबर के महीने में। और लेकिन अगेन वही बात कि जिस तरह से आप ऑन द डे जो टीम जो है वो कंडीशन के साथ हम आहंग हो जाए वो खेल जाती है। तो रावलपिंडी के जो मशहूर ज़माना स्टैट्स हैं जिनमें 200 250 रन बनते हैं पीएसएल के, वो फरवरी और मार्च के महीने में। अच्छा, तो दिसंबर के महीने में यूएल चैंपियंस ट्रॉफी भी आकिब साहब फरवरी में आ रही है, ये भी बात ज़हन में रखनी, वो भी आ रही है पिंडी मैचेस से। लेकिन मैं अहमद, क्योंकि बड़ा स्टैट्स में इंटरेस्ट शो करते हैं और बड़ा स्टैट्स में वो मास्टर है, मुझे अहमद ये बताएं कि चलें ये तो फाइनल हो गया, ये बताएं कि आप, क्योंकि चैंपियंस कप हमें बताया गया है कि यहाँ से हमारा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट निकलना है, कोई 2-3 नाम बता दें अपने व्यूअर्स को कि ये शायद पाकिस्तान टीम में आ जाएं, वो वाले नाम नहीं जो इफ्तिखार अहमद, फ़खर जमान जो पहले आ चुके हैं, कोई नया टैलेंट आपकी नज़र में सामने आया हो जो आप स्टैट्स जो है उसको मॉनिटर करते हैं? देखें, इसमें यकीनन एक तो आपका नाम जो सबसे पहले जहन में आएगा वो आकिफ जावेद का आएगा, जिन्होंने इस टूर्नामेंट के अंदर बहुत शानदार बॉलिंग की है। आकिफ जावेद के स्टैट्स को शेयर करने से पहले मैं एक पॉइंट यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ। देखें, ये जो स्टैट्स हैं ये उन बॉलर्स के हैं जिनकी विकेट्स काउंट हो गई हैं। उन बॉलर्स का बेचारों का क्या कसूर है जिनकी बॉलिंग के ऊपर कैचेस ड्रॉप होते रहे। और मेरा ख्याल है कि आकिफ जावेद उन बदकिस्मत बॉलर्स में से हैं जिनकी बॉलिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा कैचेस ड्रॉप हुए हैं। तो अगर स्टैट्स की बुनियाद पर ही टीम बननी है तो फिर तो वही प्लेयर आएंगे जिनको विकेट्स मिली हैं, जिनके कैचेस पकड़े गए हैं। लेकिन वो बॉलर जो अच्छी बॉलिंग करते रहे हैं, उनका इकोनॉमी रेट अच्छा रहा है, उनका लाइन लेंथ अच्छा रहा है, उनके मैचेस जब तक सिलेक्टर्स देखेंगे नहीं वो किस तरह से आके इनको जो है वो चूज़ करेंगे। तो एक तो मैं यहाँ पर एक आकिफ जावेद का नाम लेना चाहूँगा। उसके अलावा एक ऐसा खिलाड़ी जो पहले पाकिस्तानी टीम के लिए खेल चुका है, लेकिन मोहम्मद हारिस जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट का मुजाहरा किया है इस टूर्नामेंट के अंदर। उनकी कंसिस्टेंटली रन भी उन्होंने बनाए हैं, उनकी जो स्ट्राइक रोटेशन है वो बेहतर हुई है। और जिस तरह से पहले वो हर बॉल के ऊपर बाउंड्री मारने की कोशिश करते थे, उस बिहेवियर में थोड़ी सी तब्दीली आई है। छक्का चौका मारने के बाद वो हमें इस टूर्नामेंट के अंदर स्ट्राइक रोटेट करते हुए नजर आए हैं। तो यकीनन शोएब मलिक का स्टाइल साथ होने का कोई ना कोई तजर्बा जो है वो शेयर हुआ है। तो ये तो ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है कि फ्यूचर में चांस मिले। ठीक है जी, ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सलमान भट्ट साहब ज्वाइन करेंगे। तो एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 जो पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका पहला टेस्ट मैच कल से जिसका आगाज हो रहा है, कौन सी प्लेइंग 11 हो सकती है, किसको खिलाना चाहिए और उस ग्राउंड के क्या स्टैट्स हैं, सारी तुरंत पर बात करेंगे। ब्रेक पास स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान चैंपियंस T20 कप के हवाले से, जिसमें 200 रन का टारगेट दे दिया गया है मार्कोज की जानिब से। अब देखना ये स्टैलियंस की जानिब से देखना ये है कि किस तरह की परफॉर्मेंस मार्कोज की जानिब से रहती है। और सलमान भट्ट साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। भट्ट साहब, 200 रन का टारगेट, आज की जो विकेट कंडीशन है, क्या लगता है आपको दोबारा से बल्ला चल जाएगा और ये टारगेट अचीव हो जाएगा?
देखिए, इसके लिए उन्हें काफी तगदो करनी पड़ेगी और इनकी बहुत ज्यादा रिलायंस है फखर जमान की बड़ी इनिंग के ऊपर। बिल्कुल, इनके पास हिटिंग पावर में और भी प्लेयर्स हैं, लेकिन फखर एक ऐसे प्लेयर हैं कि जो बड़ी चेस में बड़ी 100 करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। फिर इन्होंने बॉलिंग और फील्डिंग कोई बहुत अच्छी नहीं की, तो कुछ उसी किस्म के नज़ारे फिर स्टैलियंस की तरफ से भी आएंगे, जिनको आज बॉलिंग बेहतर होगी क्योंकि हारिस रऊफ भी वापस आए हैं, इब्रार भी वापस आए हैं, तो उनकी बॉलिंग में स्पीड और एक्सपीरियंस दोनों की एडिशन हुई है, तो हो सकता है कि ये चेज इनके लिए मुश्किल हो सकता है। अहमद, अच्छा व्हाट्सअप पिच के बारे में पूछना चाहूँगा, पिच कैसा बिहेव कर रही है? आपने बॉलिंग का तस्करा तो किया, लेकिन अगर पिच को कंडीशंस को इस्तेमाल करने में कामयाब होती है मार्क होर्स की टीम, तो क्या ये चेज हो सकता है 200 रन का हदफ दिसंबर के महीने में? देखिए, बिल्कुल हो सकता है। अगर 200 हुआ है तो आधे घंटे बाद क्यों नहीं हो सकता? बात तो यह है कि खेले अच्छा, पिच जो है वो एक डिसेंट पिच है, उस पर बॉल आ रहा है, लेकिन आई थिंक अगर अच्छी लाइन पे बॉलिंग हो, फील्डिंग अपने चांसेस ले, तो फिर मुश्किलात हो सकती हैं। अच्छा व्हाट्सअप, फखर जमान की जानिब से आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही थ्रू आउट द टूर्नामेंट। ख्वाजा नाफे ने भी अपने आप को मनवाया और उन्होंने भी कुछ ऐसी इनिंग्स खेली हैं जो इम्पैक्टेबल हैं और वो सेलेक्टर्स की नज़रों में आ सकते हैं। तो ख्वाजा नाफे का क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप, अगर स्पेसिफिकली इस टूर्नामेंट की बात की जाए और आगे अगर ये सिलेक्शन इनकी होती है PSL में दोबारा से, तो आप समझते हैं कि ये लंबा खेलेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जानिब? देखिए, ये तो अभी एक बड़ी दूर की सोच है, अभी तो उनका आगाज है, एक दो अच्छी बारियां उन्होंने इधर ली है, और जब वो PSL खेले उससे पहले तो वो इतना नहीं खेले हुए थे क्रिकेट। तो PSL में तो वाइल्ड कार्ड एंट्री भी हो जाती है, इमर्जिंग भी कैटेगरी है, लेकिन उनका एक इम्प्रेसिव आगाज है और ब्राइट फ्यूचर है आगे, लेकिन इट इज टू अर्ली टू से कि जी पाकिस्तान के लिए लंबा खेलेंगे। अच्छा, इससे पहले भी व्हाट्सएप हम डिस्कस कर रहे थे, आपके नज़दीक इसकी क्या रीज़न? हमने देखा वक्तन वक्तन बातें की, हमें खामियां खूबियां जितनी भी हैं इसमें बैटर्स की, बॉलर्स की। बैटर्स यहाँ पर हमने देखा कि बहुत ज़्यादा रन आउट हो रहे हैं, तो क्या मौसम की वजह से कुछ ऐसा है, कंडीशंस ऐसी हैं, या फिर हमारे फिटनेस मसाइल जो हैं वो खुलकर अब सामने आ रहे हैं प्लेयर्स के? हमजा, ये हवा तेज की वजह से तो क्रीज से निकलता नहीं है बैट्समैन। मैं अगर शायद ठंड ज्यादा हो आपकी कॉलिंग अच्छी हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो और आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए। जब आपने कॉल किया, आपको जज होना चाहिए रन अच्छा है, और आपकी रनिंग टेक्निक अच्छी होनी चाहिए। आप बैट को ड्रैग करें और आप जब टर्न करते हैं स्कोर लेते हुए, तो आपका बैट उस हाथ में होना चाहिए जिससे आपकी नजर बॉल वाली साइड पे जाए। तो ये तो बेसिक चीजें, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं जो ग्रास रूट लेवल से एक बैटर को। अच्छा, थोड़ी सी बात कर लीजिए चैंपियन ट्रॉफी की वाले से, और कल जो मैच होना बॉक्सिंग डे पे पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, प्लेइंग 11 तो एक्सपेक्टेड, हम उस पर बात करेंगे। बट साहब, ये राशिद लतीफ साहब का एक स्टेटमेंट सामने आया है, उन्होंने कहा कि बाबर आजम एक बेहतरीन बैटर है, नो डाउट, लेकिन नंबर 3 पर उनका रिकॉर्ड ज्यादा अच्छा नहीं है, नंबर 4 पर खेलना चाहिए उन्हें, और अगर इस 4 पर खेलेंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बेहतर हो गया। और कुछ कहते हैं, कुछ सियाने कहते हैं कि इनको टीम में होना ही नहीं चाहिए, कुछ कहते हैं कि इनको ऊपर नए प्लेयर्स को भेजना चाहिए, खुद नीचे 7वें 8वें नंबर पर आ जाए ताकि नए प्लेयर्स को मौका मिल जाए। देखिए, अब ये तजरिया कार है और तजरिया है, मेरा ख्याल है कि ठीक है, राशिद भाई ने तो स्टेटिस्टिकल बात की होगी ना कि वो 3 पे ज्यादा रन नहीं है तो 4 पे है, जो कि अपनी जगह वो फैक्चुअल होती है चीज, लेकिन इट इज अबाउट के टीम की कंपोजिशन एट दिस गिवन टाइम क्या है, बैटर क्या फील कर रहा है। और मेरा ये ख्याल है इसके बरस कि जब आप एक्सपीरियंस हो जाए और आप एस्टैब्लिश प्लेयर बन जाए, तो फिर आपको मुश्किल जोन्स में खुद खेलना चाहिए, फिर आपको छुपना नहीं चाहिए। दुनिया के बड़े प्लेयर जो है वो जब तजर्बाकार हो जाते हैं तो वो ऊपर वाले नंबरों पे बैटिंग करते हैं। संगाकारा करियर के एंड पे ओपन पे जाते रहे हैं, ड्रैविड जो है वो टेस्ट मैचेस में ओपन पे चले गए थे, रिकी पॉन्टिंग सारी जिंदगी वन डाउन खेले। ये हमारे यहाँ है कि जो सीनियर होता है, जो बड़ा होता है, वो नीचे छुपने की कोशिश करता है, बच्चों को आगे कर देता है, तो ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा, कंडीशंस की बात की जाए, बट सब सेंचुरियन की जो विकेट है हेल्पफुल यूजुअली किसके लिए रहती है? सीम बॉलर्स के लिए, स्पिनर्स के लिए, और अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए है कि वो बनाई कैसी है। जी जी, ये उस पे पाकिस्तान के लिए वो स्पिन विकेट तो बनाने से रहे, वैसे तो उन्होंने वनडे में काफी हैरान परेशान किया है। उन्होंने स्पिनिंग विकेटें बना के, जहाँ पे स्पिनर्स को अच्छी खासी मदद मिल रही थी, अगर टेस्ट में भी उन्होंने ऐसा किया तो वो उनके लिए नुकसानदेह होगा। मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि उनका अगर एक टेस्ट भी जीतते हैं तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जाते हैं, तो मुझे लगता है वो अपने टीमिंग कंडीशंस ही बनाएंगे। बिल्कुल इस तरह। अच्छा, अब जी आके अच्छा, ये आप जो अभी पूछ रहे थे, जो साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11 का ऐलान किया गया, उसमें उन्होंने 4 स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर के संविधान में उतरे हैं, तो ऑब्वियसली वो आपको कहीं भी इजी टाइम नहीं देंगे। कॉर्बन बोस्ट हैं, डेन पैटरसन है, कागिसो रबाडा है और मार्को येंसन है, तो 4 फास्ट बॉलर, दैट मीन्स
कि आपको जो है वो मुंह के ऊपर ही बॉल खेलना पड़ेगी। और जब पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में मोस्ट प्रोबेबली आमिर जमाल साथ खेलेंगे, उनके साथ नसीम शाह हैं, मोहम्मद अब्बास, ये तीनों फास्ट बॉलिंग कंफर्म है। अब जो मैनेजमेंट सोच रही है वो हमारे सोर्सेज से बता रहे हैं कि अगर तो पिच में कहीं ना कहीं जाके थोड़ा सा आपको टर्न या डे 3 या डे 4 में आपको मिलेगा तो फिर नुमान अली को ट्राई करें, अदरवाइज ये खुरम शहजाद के साथ जाएंगे क्योंकि सलमान अली आगा जो है आपके पास पहले ही स्पिन बॉलिंग ऑप्शन है। ये सेंचुरियन के स्टैट्स अगर आपने चूंकि बात की, सेंचुरियन में 29 टेस्ट मैच अब तक खेले गए हैं, सिर्फ 3 टेस्ट मैच जो है वो टोरिंग साइड जीतने में कामयाब हुई है। 79% टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका की अपनी टीम ने कामयाबी हासिल की है और 14 मरतबा ऐसा हुआ है कि टॉस जीतने वाली टीम कामयाब हुई है, 13 मरतबा ऐसा हुआ है कि पहले बैटिंग करने वाली टीम कामयाब हुई है। एवरेज फर्स्ट इनिंग की टोटल यहाँ पर है वो 327 है। अलबत्ता ओपनिंग का जो एवरेज स्कोर है वो 29 है, यानी 29-30 के अंदर जो है वो ओपनर यहाँ पर आउट हो जाते हैं। यूजुअली यहाँ पर पहले 2 दिन ऐसे होते हैं जिनमें बॉलर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, उसके बाद अगर आप पिच के ऊपर सेट हो जाएं तो फिर आपको यहाँ पर लंबे रन भी देखने को मिलते हैं। तो देखना पड़ेगा कंडीशंस के मुताबिक। जिस तरह से अब्बास का नाम लिया आकिब ने, अब्बास का तज़किरा शान मसूद ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया है कि हमारे लिए सबसे क्रूशल जो है मोहम्मद अब्बास होंगे इन कंडीशंस के अंदर। अच्छा, अब्बास जैसा मंजा हुआ बॉलर जिसने बहुत ज्यादा टेस्ट क्रिकेट खेली है और ज्यादातर उन्होंने टेस्ट क्रिकेट ही खेली है, बट सब इन कंडीशंस में आपकी नजर में जितनी सर्विसेज हैं अब्बास की, यहाँ पर उन्हें यूटिलाइज करने में शान कामयाब हो जाएंगे? किसको यूटिलाइज करने में? अब्बास को, मोहम्मद अब्बास। देखिए वंस अगेन अगर तो पिच में मूवमेंट हुई तो अब्बास बड़ा बेहतरीन एक्सपोनेंट है स्पिन बॉलिंग का, सीम बॉलिंग का, और वो उनको राइट चैनल्स पता है, बहुत तजर्बाकार हैं, बड़ी उनकी परफॉर्मेंसेज हैं फर्स्ट क्लास और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। तो उनकी तरफ से कोई मेजर कंसर्न नहीं है कि वो वहां पर एडजस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। आई होप एंड आई रियली लुक फॉरवर्ड टू हिम बॉलिंग वेल बिकॉज वो क्वालिटी बॉलर है। लेकिन वहां पे जो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है ना कि थोड़ी पेस आपके पास होनी चाहिए। वो किरदार आपके बाकी 2-3 बॉलर्स को अदा करना होगा कि जहां पर क्योंकि हार्ड विकेट्स हैं तो हिट द डेक बॉलर नहीं है जो अब्बास है, तो वो वाला जो किरदार है वो दूसरे एंड से जो है ना वो पार्टनरशिप भी चाहिए होगी उन्हें साथ बॉलिंग में। अच्छा, वैसे भट्ट साहब ने तो कहा कि चलें विकेट देख के पता चल जाएगा कि किसके लिए हेल्पफुल रहेगा। ट्रैक रिकॉर्ड वैसे इस स्टेडियम का क्या है ज़्यादातर फास्ट बॉलर्स के लिए, और अगर रन बनते हैं तो कब तक कहां तक रन इस विकेट पे बने हुए हैं? देखिए सेंचुरियन जो है उसका रुझान मिला जुला रहा है, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि ये पेस डिपेंडेंट है या पेस हैवी स्टेडियम है। इसमें कभी कभार ऐसा भी होता रहा है कि तीसरे चौथे दिन जाके स्पिनर्स को भी हेल्प मिलती है। तो ज़्यादा विकेट्स जो हैं यहाँ पर वो तो फास्ट बॉलर ने हासिल की हैं, वो पहले 2 दिनों में आती हैं जो फास्ट बॉलर्स की विकेट्स आती हैं। जो तीसरा और चौथा दिन है उसमें जाके कहीं ना कहीं स्पिनर्स को हेल्प मिलती है। लेकिन साउथ अफ्रीका ने जो टीम सेलेक्ट की है उसको देख के बहरहाल ये लगता है कि ये एक ऐसी पिच बनाने जा रहे हैं जो पेस हैवी विकेट होगी। उनकी जो स्पिन बॉलिंग के ऑप्शन है वो सिर्फ और सिर्फ एडन मार्करम है, तो वो उनकी टीम सिलेक्शन को देखकर तो ये लग रहा है कि वो पेस के ऊपर जो है वो रिलाय करेंगे। लेट्स सी क्या बनता है कल के मैच में। सुबह 9:30 बजे ये मैच है। बहुत शुक्रिया सलमान भट्ट साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और वहाँ पर आप अभी कमेंट्री के लिए डेफिनेटली जो है वो बिजी हैं। अच्छा आकिब, थोड़ी सी बात चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भी कर लीजिए। कंडीशंस क्या हैं अभी, स्टेडियम की क्या अपग्रेडेशन का काम कहाँ तक पहुँचा, क्योंकि गुज़िश्ता हफ्ते हमने देखा कि 15 दिन रह गए थे डेडलाइन में कज़ाफ़ी स्टेडियम की, अब की क्या सूरत हाल है? अच्छा, इसमें मैं भी अगर आपके इजाज़त से पॉइंट ऐड कर दूँ, ये जो टेस्ट मैच शिफ्ट हुआ है वेस्ट इंडीज वाला मुल्तान में उसको शिफ्ट कर दिया गया। कर दिया, ओके। तो इसके बारे में क्या कहेंगे, ये किस बात की इंडिकेशन है और 31 दिसंबर की डेडलाइन कराची और लाहौर दोनों मीट कर पाएंगे? जी आकिब, देखें ये जो अहमद आपने बात की है, पहले इसका जवाब दूं, ये ऑन द कार्ड था क्योंकि कराची स्टेडियम अभी जो है ना वो रेनोवेट नहीं हुआ था। उसकी आल्दो के उसकी रेनोवेशन इतनी ज़्यादा नहीं है जितना कज़ाफ़ी हो रहा है, क्योंकि कज़ाफ़ी को तो ऑलमोस्ट उन्होंने पूरा चेंज कर दिया। सिर्फ एक मीडिया गैलरी है जो वैसी की वैसी है, बाकी तमाम चीज़ें चेंज हैं। तो ये ऑन द कार्ड था, इसमें कोई जो है वो बड़ी बात नहीं थी। ये खबरें पहले की आ रही थी कि इसको रावलपिंडी शिफ्ट कर देंगे या मुल्तान शिफ्ट कर देंगे। तो रावलपिंडी में अब वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है प्रैक्टिस मैच खेलेगी, जबकि मुल्तान में जो है 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ होगी। रेनोवेशन की जहाँ तक बात की है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने 31 दिसंबर की डेडलाइन दी है फॉर स्ट्रक्चर। ये बड़ा बताना ज़रूरी है अपने व्यूअर्स के लिए, क्योंकि काफ़ी व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि क्या स्टेडियम 31 दिसंबर को रेडी होगा। तो 31 दिसंबर तक स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा, उसके बाद जो है इसकी फिनिशिंग का काम चलेगा। सीट्स जो हैं वो गालबन क्योंकि प्लैंक्स तमाम लग चुके हैं तमाम इंक्लोयर्स में, और सीट्स उसके ऊपर तकरीबन 23 जनवरी की टेंटेटिव डेट दी गई है पीसीबी की तरफ से। 23 जनवरी तक सीट्स लगा दी जाएंगी। उससे पहले 2 से 3 दफ़ा सीटें लगा के टेस्ट किया जाएगा कि ये कितनी जो है रिलायबल हैं या क्या इनकी आउटलुक आती है। कलरफुल सीट्स लगाने का प्लान है। उसके साथ जो प्लैंक्स के नीचे जो जगह खाली है। 31 की तो डेडलाइन है। आकिब, आपने बहुत दफ़ा बल्कि ज़्यादातर कज़ाफ़ी स्टेडियम में वक्त गुजरता है आपको क्या लगता है जितनी मोहसिन नकवी साहब की स्पीड ओवरऑल दूसरे कामों में, यहाँ पर वो इम्प्लीमेंट करवा लेंगे, हो जाएगा जनवरी के एंड तक ये काम?
देखें अगर 31 दिसंबर से आपको एक्सटेंशन भी मिल जाती है तो दैट्स नॉट एन इशू। आपके पास उसके बाद भी 19 फरवरी को अगर चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो रही है, अभी आईसीसी के सिक्योरिटी वफ्द ने जो है पाकिस्तान आना है। पाकिस्तान आल दो वो आ चुका है। तो कितनी देर पहले तक फाइनल चाहिए होता है ये स्टेडियम? देखिए 15 से 10 से 15 दिन पहले ऑब्वियसली आप रेडी करेंगे तो उसके बाद ही जो आईसीसी वहां पर जो है, जो आपके ब्रॉडकास्टर्स हैं, जो आपकी मार्केटिंग एजेंसीज हैं, वो वहां पे आके अपना काम शाम करेंगे। तो मेरा ख्याल है तब तक हो जाएगा। और मेन बिल्डिंग ऑब्वियसली चारों फ्लोर उसका स्टील स्ट्रक्चर कंप्लीट है, तो बस रेनोवेशन का काम इस पर ठीक है जी, लेट्स सी इस पर फर्दर भी बात करते रहेंगे। कल जो पाक से साउथ अफ्रीका पहला जो टेस्ट मैच है सेंचुरियन में खेला जाएगा। लेट्स सी इस मैच का क्या बनता है। पहला दिन टॉस बहुत मैटर करेगा इन कंडीशंस पर, उस पर कल की शो में बात करेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।